दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे अगर कोई टैक्स पेयर जो होता है अपनी GSTR-1 को फाइल नहीं करता है और इसके साथ ही वो अगर GSTR-1 फाइल करता है बट वो अपनी 3B को फाइल नहीं करता है और जिससे आप अपना जो कोई भी अगर प्रोडक्ट या कोई भी अगर माल उनसे लेते हैं तो लेने के बाद में जो वो टैक्स पेयर होता है अगर अपनी GSTR-1 फाइल करता है बट वो 3B को फाइल नहीं करता है तो उस केस में कौन कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है या कौन कौन सी ऐसी जीएसटी पोर्टल की ओर से आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है, तो वो सारी बेसिक जो डिटेल्स होती है GSTR-1 से रिलेटेड और 3B से रिलेटेड और इसके साथ ही GSTR-2B और 2A का जो उसमें डाटा ऑटो पॉपुलेट होता है तो उसी की कुछ बेसिक सी गाइडलाइन जो होती है उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक ये चार्ट बनाया है। अब इस चार्ट को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ करना चाहूँगा कि जो GSTR-1 होती है, अगर कोई भी अपना मैं जैसे मेरी अपनी GSTR-1 मंथली बेसिस है तो हर महीने की 11 तारीख उसकी लास्ट डेट होती है फाइलिंग की, और कोई अगर क्वार्टरली करता है तो उसकी जो है 13 तारीख जो होती है हर महीने की लास्ट डेट होती है GSTR-1 की, यानी कि 11 तारीख और 13 तारीख को अपनी चाहे वो क्वार्टरली हो या मंथली हो तो अपनी GSTR-1 आपको फाइल करनी होती है। और इसी के साथ 14 तारीख जो होती है वो GSTR-2B जो होता है वो जनरेट हो जाती है हर महीने की 14 तारीख को, और इसी में आपका जो ITC जो होता है वो ITC आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको ITC मिलता है, अब यहाँ पर जैसे कि जो 14 तारीख को जो GSTR-2B आपकी जनरेट होती है और जनरेट होने के बाद में इसी से आपका जो 3B जब आप फाइल करते हैं तो उसका जो ITC मिलता है आपको टेबल नंबर 4 के अंदर वो 2B से ही आपको मिलता है। और इसके बाद में 3B जो होता है, अब 3B जो होती है उसकी भी अलग अलग डेट होती है। अगर आप 3B को मंथली जो फाइल करते हैं तो उसमें 20 तारीख हर महीने की 20 तारीख जो होती है वो लास्ट डेट इसकी होती है। और कोई क्वार्टरली फाइल करता है तो इसमें अलग अलग स्टेट की जो होती है स्टेट वाइज इसमें डेट डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। तो किसी स्टेट के अंदर 22 तारीख होती है और किसी में 24 तारीख होती है। तो ओवरऑल ये माना जाता है कि 3B आपको 24 तारीख से पहले आपको फाइल करनी होती है, 24 तारीख की लास्ट डेट होती है। तो ये तो हो गया GSTR-1, 2 और 3B। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, उनकी बेसिक सी गाइडलाइन होती है। तो अब यहाँ पर ये तो मैंने डेट का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। अब स्ट्रक्चर समझाने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन 2, तो ये क्या करता है कि रजिस्टर्ड पर्सन 1 से कोई माल परचेज करता है। मतलब इस रजिस्टर्ड पर्सन ने जो है, इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे ये वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये वाला चार्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अब इसमें जैसे कि यहाँ से मैंने पेंसिल ये ले लेता हूँ। तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये वाला 2, ये क्या करता है रजिस्टर्ड पर्सन 1 से, यानी इस पर्सन से माल परचेज करता है कितने का, ये जो 1 लाख अमाउंट है इसका, यानी 1 लाख का इसने जो है अपना माल परचेज किया। और परचेज करने के बाद में इसने जो ये रजिस्टर्ड पर्सन 2 था, इसने जो रजिस्टर्ड पर्सन 3 को माल बेच दिया। तो रजिस्टर्ड पर्सन 3 को इसने माल बेचा कितने का, 2 लाख का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर GST अमाउंट कितना है इसका, 18,000 का GST अमाउंट बनता है। और यहाँ पर 1,18,000 का टोटल इनवॉइस होता है जो कि इसने रजिस्टर्ड पर्सन 1 से इसने माल परचेज किया यहाँ पर। तो अब होता क्या है कि जिससे इसने परचेज किया, अब यहाँ पर जो रजिस्टर्ड पर्सन था इसने अपनी GSTR-1 को जो फाइल किया वो देखेंगे आपकी 15 तारीख को। तो 15 तारीख को इन्होंने अपनी GSTR-1 को फाइल किया, जबकि GSTR-1 की जो लास्ट डेट होती है, अगर कोई मंथली बेसिस होता है तो उसकी 11 तारीख लास्ट होती है, और अगर कोई क्वार्टरली बेसिस होता है तो 13 तारीख होती है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, रजिस्टर्ड पर्सन वाले ने, कि 15 तारीख को अपनी GSTR-1 जो है वो फाइल करता है ये। तो जैसे ही ये 15 तारीख को अगर फाइल करता है तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि 15 तारीख को यानी कि GSTR-1 की अगर डेट निकल जाती है तो उसके बाद में होता क्या है, मैं यहाँ पर आपको इसका एक पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि जैसे ही ये पर्सन क्या करता है, GSTR-1 15 तारीख को फाइल करता है, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जैसे 15 तारीख को इसने GSTR-1 फाइल की है रजिस्टर्ड पर्सन 1 ने, तो अब इस केस में जो पर्सन 2 होगा इसको जो है अपना जो ITC जो होता है इसका, ये 18,000 रुपये जो ITC है वो उसको नहीं मिलेगा।
उस मंथ में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर ये सितंबर मंथ का जो है इनवॉइस अमाउंट होता है, ये वाला अमाउंट अगर सितंबर का होता है और वो सितंबर के बाद अक्टूबर के अंदर अपनी GSTR 1 को फाइल करता है, वो 15 तारीख को करता है, तो ये जो ITC अमाउंट है 18,000 रुपये का, इसको अक्टूबर में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा इसको नवंबर में। तो यहाँ पर ये वाला जो 18,000 का जो ITC होता है, ये इसका रिफ्लेक्ट करेगा इनकी GSTR 2A के अंदर। यानी कि अब इस पर्सन ने क्या किया, GSTR 1 फाइल की 15 तारीख को, तो अब यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन 2 जो था, इसकी जो GSTR 2A होगा, इसके अंदर ये वाला अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, जो 18,000 का जो ITC अमाउंट होता है वो। तो यहाँ पर अब होता क्या है कि जो 2A के अंदर आपका डाटा आता है और ये जो 2B के अंदर नहीं आता है, तो आपको ITC क्लेम नहीं मिलता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि सेम मंथ के अंदर जो है उसका 2A के अंदर तो अक्टूबर के महीने में दिखा देगा, लेकिन जो इसकी जो GSTR 2B है वो जनरेट होगी नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर के अंदर, और नवंबर में इसकी जब 2B जनरेट हो जाएगी तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये जो 18,000 का आपका जो ITC बनता है, ये वाला आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो कि आप नवंबर के अंदर आपका ITC आपको ये मिलेगा। और अब इसके बाद में क्या होता है कि यही जो होता है रजिस्टर्ड पर्सन 2 जो होता है, इसने अपनी GSTR 1 जो ये 2 लाख का जो माल परचेज किया था, रजिस्टर्ड पर्सन 3 को ये अपना टाइम से फाइल कर देता है 10 तारीख को। यानी कि आप देखेंगे 10 तारीख को जैसे फाइल करता है, तो करने के साथ ही जो रजिस्टर्ड पर्सन 3 था उसके अंदर ये क्या होगा कि इसकी जो 2B होगी, यानी कि ये रजिस्टर्ड पर्सन 3 वाला जो होता है, इसके 2B के अंदर ये डाटा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कितना, इसने 2 लाख का माल परचेज किया है, तो यहाँ पर ये जो GST अमाउंट होता है 36,000 अप्रोक्स 36,000 का, तो ये तो रजिस्टर्ड पर्सन 3 के उसमें चला जाएगा, मतलब कि 2B के अंदर चला जाएगा। और अब इसने क्या किया, अब 3B अगर वो टाइम से फाइल करता है, अब 3B फाइल करने पर ही अगर जैसे रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है पर्सन नंबर 1, इसने 3B को टाइम से फाइल कर दिया, तभी आप नवंबर के अंदर जो 18,000 का जो आपका ITC होता है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि नेक्स्ट मंथ के अंदर आप देखेंगे GSTR 2B आपकी जनरेट होगी और तभी आप अपना GST क्लेम आप ले सकते हो। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर एक अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, अगर वो अपनी GSTR 1 को टाइम से फाइल नहीं करता है दोस्तों, तो उस केस में जो वो इनवॉइस अमाउंट होता है वो अपनी सेल को अगर इंडिकेट करता है, तो वो डाटा आपके GSTR 2A के अंदर जाता है, ना कि 2B के अंदर। तो इस केस में मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल समझाया था कि सितंबर मंथ की अगर वो अपनी GSTR 1 को 11 तारीख और 13 तारीख लास्ट डेट होती है, अगर इन दोनों डेट के बाद में अगर वो फाइल करता है, तो उस केस में जो इनवॉइस का ITC अमाउंट होता है, यानी जो GST अमाउंट होता है, वो आपके GST पोर्टल के अंदर 2A जो होता है उसके अंदर उस महीने की उसमें दिख जाएगा, यानी रजिस्टर्ड पर्सन 2 के GSTR 1A के अंदर दिखेगा। और ये जो 2A होता है वो एक तरह का डायनेमिक है, और 2B जो होता है वो आपका स्टैटिक होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इस केस में जो 2A होता है, अगर कोई भी टैक्स पेयर अपनी GSTR 1 को लेट फाइल करता है, तो उस केस में GSTR 2A के अंदर डाटा चेंज होता रहता है, लेकिन 2B के अंदर डाटा कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये जब लेट फाइल करता है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको जो जिस पर्सन को आपने इनवॉइस इशू किया है, वो अपनी नेक्स्ट मंथ जो उसकी जो GSTR 2B जनरेट होगी तभी वो उसका क्लेम अपना ITC कर पाएगा, अदरवाइज वो उसका क्लेम नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि वो अगर अपना 3B फाइल करता है तभी। अब मैं आपको अगला केस बता देता हूँ। तो अगला केस के लिए क्या होता है कि ये तो हो गया कि उसने अपनी GSTR 1 लेट फाइल की और 3B टाइम से फाइल की, तब जाकर के आप इसका जो क्लेम ले सकते हैं। अब सेकंड वाला केस आप देखेंगे, इस केस के अंदर क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन था ये 1, इसने क्या किया, GSTR 1 तो फाइल कर दी, बट इसने क्या किया, GSTR 3B को फाइल नहीं किया। तो अब इस केस में क्या होगा, ये चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको वापस समझा देता हूँ। तो जैसे ही ये चार्ट मैंने आपको बताया था, अब इसमें क्या होता है कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन 2 ने इससे माल खरीदा 1 लाख का, तो अब यहाँ पर ये जो पर्सन है रजिस्टर्ड पर्सन 1,
इसने अपनी GSTR 1 को तो लेट फाइल किया था, यानी कि 15 तारीख को इसने फाइल किया, लेकिन बाद में इसने ये किया कि GSTR 3B को फाइल नहीं किया। तो यहाँ पर अब ये वाला जो कंडीशन हो जाती है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो ये रजिस्टर्ड पर्सन 1 था, जैसे ही अपनी GSTR 1 को फाइल करता है, तो उस केस में जो ये रजिस्टर्ड पर्सन 2 था, इसके अंदर जो इनवॉइस का अमाउंट होता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी GSTR 1 के अंदर जो सेल दिखाई है, अब उस सेल के अंदर ये वाला जो ITC होता है आपका GSTR 2A के अंदर ये अमाउंट चला जाएगा। यानी कि अब इस केस में क्या होगा कि उसने 3B तो फाइल नहीं किया, GSTR 1 को फाइल कर दिया, किसने? रजिस्टर्ड पर्सन 1 ने। तो इसका इफेक्ट जो रजिस्टर्ड पर्सन 2 होगा वो कैसे इसकी जो टेबल में दिखेगा वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एज ए एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि 15 अक्टूबर को उसने अपनी GSTR 1 फाइल की है इस रजिस्टर्ड पर्सन 1 ने। तो अब ये क्या होगा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन 2 था, इसका जो ITC जो 18,000 बनता है यहाँ पे 18,000 का, वो रिफ्लेक्ट करेगा अपनी GSTR 2A के अंदर, यानी उसी महीने के अंदर इसके जो है GSTR 2 के अंदर जो A के अंदर ये अमाउंट आ जाएगा। और आने के साथ ही जब नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर के अंदर जो इसका अमाउंट आएगा इसकी GSTR 2B के अंदर, GSTR 2B के अंदर जो नवंबर के अंदर, क्योंकि उसने क्या किया 3B को फाइल नहीं किया, लेकिन जो टेबल ये GSTR 1 जो उन्होंने फाइल की है, इस बेस पे क्या होगा कि ये जो टेबल होती है GSTR 1, अगर आप 3B फाइल नहीं भी करते हैं तो भी जिस पर्सन को आपने इनवॉइस इशू किया है या जिसकी एंट्री आपने अपने GST पोर्टल पे की है, उसके GSTR 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जो तारीख होती है 14 तारीख को। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे नवंबर के अंदर जो है उसके अंदर वो आपको ITC देखने को मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन के अंदर आप उस वाले क्लेम को जो ITC आपको मिलता है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ हो गई, क्योंकि अगर आप इसको क्लेम करते हैं तो उस केस में GST पोर्टल की ओर से आपको नोटिस मिलेगा और विद पेनल्टी के साथ में आपको इसका जो चार्जेस होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या करता है कि GST पोर्टल पे आपने इनसे जो माल खरीदा रजिस्टर्ड पर्सन 1 से, इसने क्या किया GSTR 1 तो फाइल कर दी बट 3B को इसने फाइल नहीं किया। तो इस केस में गवर्नमेंट के पास क्या होता है कि इस पर्सन ने GSTR 1 फाइल करने से टैक्स की जो पेमेंट होती है उसकी पेमेंट कंप्लीट तभी होती है जब आप अपनी 3B को फाइल करते हैं। अगर आप अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का जो होता है पेमेंट वो नहीं हो पाता है। और इस केस में GST पोर्टल को इस पर्सन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पर्सन तो चलो कहीं भग गया या उसने अपनी GST को ही मतलब वो यूज़ नहीं कर रहा या सस्पेंड होगा, जो भी होगा, इस पर्सन से उसे कोई मतलब नहीं होता है। अब पर्सन जो सेकंड वाला पर्सन है जिसने उससे माल परचेज किया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो चार्जेस बनता है, जो ITC यहाँ पर बन रहा है 18,000 रुपये का, ये पेमेंट GST पोर्टल आपसे लेगा। अगर आपने ये वाला जो ITC जो होता है, अगर इसको आपने क्लेम ले लेते हैं तो लेने के बाद में आपको जो GST पोर्टल से नोटिस मिलेगा और मिलने के साथ ही आपको विद पेनल्टी के साथ में ये वाला अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें दोस्तों। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है उससे अगर आप माल परचेज करते हैं और वो अपनी GSTR 1 फाइल कर देता है लेकिन 3B को अगर फाइल नहीं करता है, तो इस तरह के केस में जो वो जिस पार्टी से भी आपने माल परचेज किया है तो उसका ITC आप कभी भी क्लेम ना करें। उस तरह के ITC को जो होता है, आप जो IMS जो आ रहा है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, वो इसीलिए बनाया गया है कि उसमें आप इस तरह के जो भी आपके पास इनवॉइस होते हैं उनको आप रिजेक्ट कर दें। तो ये वाला प्रोसेस और ये जो कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी दोस्तों GSTR 1 से और GSTR 3B से रिलेटेड, यहाँ पर आपको स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर पर्सन होता है जिससे कि आप माल परचेज करते हैं और वो अपनी GSTR 1 को फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, 3B फाइल उसकी हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़ें आपको देखना होता है। और अपना जो इनवॉइस आपको जो इशू होता है उसमें जब आप अपना ITC जब चेक करते हैं तो उस केस में आपको ये भी पता लग जाता है कि जिस जो टैक्स पेयर है या जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिससे आपने इनवॉइस लिया है उसने अपनी GSTR 1 को फाइल किया है
या नहीं किया है, 3B को भी उसने फाइल किया है या नहीं किया है, आप जीएसटी पोर्टल से इजी वे में उसको आप चेक कर सकते हैं। और स्पेशली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है जिससे आपने अगर माल परचेज किया है और उसने अपनी GSTR 1 को फाइल कर दिया बट 3B को फाइल नहीं किया, तो ऐसे जो भी पर्सन होते हैं उनका आप ITC क्लेम कभी एक्सेप्ट ना करें। इस तरह के जो भी आपके पास इनवॉइस होते हैं आप उनको रिजेक्ट कर दें, ताकि फ्यूचर के अंदर जीएसटी पोर्टल पे जो भी कोई नोटिस होता है वो पेनल्टीज जो होती है उनसे आप बच सके। तो दोस्तों ये था जीएसटी पोर्टल पे कुछ बेसिक सी जो गाइडलाइन होती है कि आप अपनी जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनके जो टैक्स जो इनवॉइस आप लेते हैं GSTR 1 और 3B से रिलेटेड मेरी कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी। इन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है और फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। और इस तरह के जो इनवॉइस होते हैं उनका क्लेम कभी भी आप एक्सेप्ट ना करें। तो दोस्तों ये था जीएसटी पोर्टल की कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।